हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो बीए एलएलबी या फिर एलएलबी कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल हैं, जहां हम लोग जीके जीएस एंड लीगल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हालांकि ये पूरा पेपर अगर आपको चाहिए सॉल्व करना है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप हमारा लीगल एक्सपो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो नए हैं या केस लॉज वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था जीके का, और आज हम उसी के कॉन्टिन्यूएंस में आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे लीगल के क्वेश्चन। और ये एलएलबी बीएलएलबी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बात और, आप लोग कहते हैं कि मैम हिंदी में भी पढ़ाया कीजिए, तो हिंदी बेटा देखो, मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में करती हूँ ना क्वेश्चन, और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो आप इन चीज़ों में मत पढ़िए कि हिंदी क्या है इंग्लिश क्या है, हिंदी में लिखना ज़रूरी है या नहीं है। आपको क्वेश्चन हिंदी में समझाया जाता है और इंग्लिश में प्रिंटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको दिक्कत होने वाली है। और टर्मिनोलॉजी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगी, तो आप आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है ना। यूएन के जो है 5 ऑर्गन हैं, पहले 6 थे, अब 5 ऑर्गन हैं, और उसके बहुत सारे एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो आईएमएफ भी एक एजेंसी है यूएन की। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो इसको 1945 में, 1945 यानी कि 1945 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब एजेंसियों का भी आप फुल फॉर्म और ये कहाँ इस्टेब्लिश है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना होता है कि जो भी एमसीक्यू मैं करवाती हूँ या आप देखते हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ आप लिख सकते हो वो लिखिए, डायरेक्टली वो या इनडायरेक्टली आपको वो एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होती है, ना सिर्फ बीए और बीए एलएलबी और एलएलबी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है और ज़रूरी होती है। चलिए, अब जो 102 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओपेक ओपेक कंट्रीज, ओपेक एक्सपोर्ट कंट्री। तो ओपेक वो है, ठीक है, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेंबर कंट्रीज का नाम पूछ रहा है। ओपेक का फुल फॉर्म भी आप जो है वो लिख लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ओपेक एक ऐसा कंट्री का समूह है, ऐसा देशों का समूह है जहाँ से जो ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, वहाँ ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल होते हैं, और ऐसी कंट्रियों के समूह का ही एक संस्थान है ओपेक, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म, और इसमें कितनी कंट्रियाज आती हैं? तो ऑल ऑफ दी अबव, मतलब अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरबिया और वेनेजुला, ये सभी ओपेक के मेंबर्स हैं। और ये सभी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं क्या? क्रूड ऑयल आपका जो भी होता है। ओके, चलिए, 103 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच इज द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में पूछ रहा है साहित्य के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है? तो डेविड कोहेन अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड है ये, ठीक है। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों। विच बॉडी ऑफ यूएनओ कैरीज ऑन द फंक्शन ऑफ यूएनओ इंटरनेशनल अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, वेल्थ रिलेटेड टू।
अब यहाँ कह रहा है कि ये देखो मैंने बताया कि यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम लोग शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, उसके 6 ऑर्गन्स थे, लेकिन ट्रस्टेड काउंसिल अभी वो रन नहीं करता है, डेट्स वाई 5 इसके ऑर्गन हैं। और उन 5 ऑर्गन्स में से इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, एजुकेशनल, वेल्थ की बात कौन करता है? तो वो बात करता है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, आप याद रखिएगा कि आप जो भी इंट्रेंस देने जा रहे हैं, चाहे एलएलबी, चाहे बीएलएलबी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे सीयूटी का, चाहे डीडीयू का, चाहे एलयू का, चाहे एयू का, इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, तो आप क्या कीजिएगा कि इन यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन है, इसके ऑर्गन्स को कितने हैं वो लिख लीजिएगा, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, और जितनी एजेंसी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी जो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, उसका भी आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कह रहा है 105 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द वर्ल्ड। वो ब्रिटेन में पूछ रहा था। अब ये लिटरेरी अवार्ड जो है, साहित्य के लिए जो लिखा जाता है, लिटरेचर के लिए, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है बुकर प्राइज़। ठीक है, बुकर प्राइज़। ऐसे भी पूछ सकता है बुकर प्राइज़ किससे रिलेटेड है? तो साहित्य लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब आगे 106 से लेके जो क्वेश्चन है बेटा, ये हैं आप लोगों के मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन ये जैसे मैंने बोला कि लीगल एक्सपो टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, और मॉडल आंसर भी दिया है तो उससे आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लीगल का, वो यहाँ पे दिया है 131 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि हु सेड प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला कि प्रियम्बल जो है वो संविधान की एक चाबी है? तो वो बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अब 132 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम की बात होती है, फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात होती है, तो फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। और 19 आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग रिवाइज कीजिएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? का द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो NHRC जो होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त। 134 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट टू गिव राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज। अब यहाँ पे देखो, ये जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, क्यों इसको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है? ठीक है, क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है दे कैन बी इन्फोर्स एंड सेफगार्ड बाय द कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत एक बेसिक राइट्स है जो किसी के अच्छे से जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट इसलिए रखा गया क्योंकि इसको सेफगार्ड करके लोगों के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, इन्फोर्स करा करके। ठीक है, चलो अगर हिंदी में बोले तो उसको सुरक्षित किया जा सके, किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। इसीलिए आज जब भी आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा करके रिट के माध्यम से अपना फंडामेंटल राइट ले सकते हैं। ठीक है, 135 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड। आप जानते हो कि कहीं कहीं से बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया, पार्लियामेंट्री जो प्रोविजंस है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसी तरह आप लिस्ट बना लीजिएगा कि कहाँ कहाँ की से कौन कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करी गई है। फिलहाल पूछ रहा है इमरजेंसी कहाँ से बोरो की गई है, तो ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए 136 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम गैप परमिशिबल बिटवीन टू सेशन। दो सेशन के बीच में जो संसद पार्लियामेंट में सेशन चलता है, मिनिमम जो है मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? इससे ज़्यादा गैप अलाउड नहीं है, तो वो 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, 137 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एडजमेंट ऑफ द हाउस इज द पावर। अब देखो, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है ना कि आज जो हाउस है वो आज आज का स्थगन हो गया, तो एडजमेंट ऑफ द हाउस कौन करता है? तो वो करता है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। आप जानते हो कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है और
और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को ही जो है वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बना दिया जाता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर वो होते हैं, पोस्ट होता है उनका। अब 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिड्यूरी पावर, जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन के बीच में पावर डिवाइड होता है। इसके अलावा एक लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और दूसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दी हैं कि किसका किस चीज़ क्षेत्र में जुरिसडिक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट बचते हैं जिस पे कोई भी जो लिस्ट में वो सारी चीज़ें नहीं डाली गई हैं, उसको बायफरकेट नहीं किया गया है। जो बच जाती है पावर वो किसके अंदर आती है, यही पूछ रहा है। तो ये आती है सेंटर के अंदर। बस यही पूछ ले कि फेडरल सिस्टम में जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं, बचे हुए पावर्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, तो सेंटर के अंदर, ठीक है। चलो 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक बॉडी नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। प्लानिंग कमीशन को 2015 से क्या बोला गया, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग। ओके चलो अब 140 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, उसका हेड कौन होता है, तो वो होता है गवर्नर, ठीक है ना। पूरा इंडिया का पूछे हेड तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट। चलो अब 141 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पार्ट। अब हेबियस कॉर्पस एक रिट का पार्ट है। रिट कितने तरह के हैं, 5 तरह के हैं, ठीक है ना। एक है हेबियस कॉर्पस, एक है मंडामस, एक है प्रोहिबिशन, एक है क्यू वारंटो और एक है सर्श्योरी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हेबियस कॉर्पस किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसका आंसर आप जानते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी आज़ादी आप लोग ऐसे कहते हैं, अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। लिबर्टी में क्या होता है, किसी को तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने से छूट मिलती है, ठीक है ना। चलो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बात कही गई है उसकी, तो वो बात कही गई है 131 में। मतलब ऐसा मैटर जिस पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुना सकता है, उसी को सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहेंगे। तो 131 ये हो गया, ठीक है आर्टिकल। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि क्यू वारंटो, क्यू वारंटो क्या है, क्यू वारंटो एक रिट है, मैंने पहले ही बता दिया। 145 क्या कह रहा है कि वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एन एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी। अब यहाँ देखो जानबूझ के आप किसी के ऊपर एसिड थ्रो कर रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो जानबूझ करके किसी के ऊपर एसिड फेंकने की, तो ये एक ऑफेंस है। मतलब अटेम्प्ट भी ऑफेंस है और कमिटमेंट भी ऑफेंस है ऑफ थ्रोइंग एसिड। तो आईपीसी में ये जो है पनिशेबल है। ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो ये 326 बी जो है वो अब बताया गया है। आप ये लक्ष्मी वाले केस से ये आया 2013 में अमेंडमेंट, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। छपाक करके एक मूवी भी आई थी दीपिका पादुकोण की, उसमें ये सारी बातें आप देखेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि क्यों ये नई चीज़ें ऐड हुई। पहले एसिड अटैक से रिलेटेड चीज़ें आईपीसी में नहीं थी। अब 146 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर। अब यहाँ देखिए अगर कोई इंसान किसी फीमेल से रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है सेक्सुअल फेवर लेने की, तो वो भी हमारे आईपीसी में पनिशेबल है। किस धारा, किस सेक्शन के अंदर, तो वो 354 ए में, ठीक है 354 ए में। ओके अब यहाँ 147 क्या कह रहा है कि 34 जो सेक्शन या धारा 34 है, 34 है आईपीसी की, वो किस बारे में बात करता है या क्या है वो, तो वो बी है, रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है। चलो अब आप बताइएगा कि 34 क्या है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप
जो भी डाउट हो आप बोल सकते हो आसानी से, क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है। 148 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स। अब यहाँ देखो सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी में लाइफ की बात कही गई है, और लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग को लाइफ में डिफाइन किया गया है अंडर आईपीसी, ठीक है, सेक्शन 45। अब 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डॉक्टरीन एक डॉक्टरीन है, और इस डॉक्टरीन का ये मैगजीम है वॉलेंटी नन फिट इंजूरिया, इसका मतलब क्या है और किस सेक्शन में जो है वो दिया गया है। तो ये हमारे सारे सेक्शन जो है 87, 92, 89 ये सब में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंजरी के लिए खुद ही अपना सहमति दे रहे हो तो उसके कारण कोई भी आपको इंजरी होती है तो आप सामने वाले को लाइबल नहीं ठहराओगे। जैसे आप जा रहे हो, समझ लो कि कहीं पार्क में जा रहे हो, झूला पे झूल रहे हो बैठ के, तो ज़बरदस्ती तो आपको कोई वो कर नहीं रहा है, तो आप अपनी वॉल इंजूरिया वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब आप अपनी कंसेंट दे रहे हो कि इसके वजह से कुछ भी अगर होगा तो जो जिसका झूला है या फिर जो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको किसी तरह की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी उसकी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बताना 150 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन 89 कंसेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और अनसाउंड माइंड। अब यहाँ देखो जो कंसेंट होती है, बच्चे ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो 12 साल से कम है या 12 साल तक की है, तो उनकी कंसेंट या फिर अनसाउंड माइंड की जो कंसेंट है, सहमति है, वो क्या होती है, कैसे उसको लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन बी गिवन बाय द गार्जियन सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। तो जो भी अनसाउंड पर्सन है या जो भी बच्चा है 12 साल से जो कम है उसके लिए कंसेंट जो है किससे मांगी जाती है, तो उनके गार्जियन से मांगी जाती है। उनके लिए अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो उनके गार्जियन से उनकी सहमति मांगी जाती है, ठीक है। अब 151 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू। आप जानते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस मैंने बताया कि बॉडी के अगेंस्ट भी होता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, हार्म टू द बॉडी, हार्म टू द मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एक बात और, ये सिर्फ अपनी बॉडी को बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सिर्फ आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, बल्कि सामने वाले के भी प्राइवेट डिफेंस के लिए अगर आप कोई एक्ट करें हैं उसको बचाने के लिए तो वो भी प्राइवेट डिफेंस में आएगा। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आप प्राइवेट डिफेंस लिए हैं तो उसका भी आपको डिफेंस मिल जाता है, ठीक है। चलो भाई 152 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिम, एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन कॉरेट लेक्स। अब यह कह रहा है कि छोटी मोटी जो बातें होती हैं ना, छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं या छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो उसको हम लोग जो है लॉ एंटरटेन नहीं करता है। अब कह रहा है इसका आंसर क्या है, लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन ए स्मॉल और ट्रिफलिंग मैटर, ठीक है ना। चलो अब 153 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक पर्सन है हैविंग सफिशिएंट फूड बट डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू वेगर हु डाइज ऑफ हंगर, एक्स इज अ गिल्टी। अब मान लो एक्स नाम का एक पर्सन है जिसके पास पूरा खाना पड़ा हुआ है, लेकिन और सामने से कोई बैगर आता है, उससे भूखा है वो और खाना मांगता है एक्स से, एक्स मना कर देता है और उसी के बाद जो है वो जो बेगर रहता है उसके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। तो क्या एक्स ने कोई ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो नहीं, कोई ऑफेंस उसने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि उसने खाना नहीं दिया तो ऑफेंस कर दिया, नहीं, ठीक है। 154, अब इसी तरह 153 के तरह ही और क्वेश्चन आता है कि मान लो कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको तैरना भी आता है और आप सामने देखते हो कि नदी है, नदी में कोई 1% डूब रहा है, लेकिन आप वहाँ से निकल जाते हो, बचाओ बचाओ चिल्लाता भी है, आप कूदते नहीं हो, वहाँ से निकल जाते हो, तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया, तो नहीं, नो ऑफेंस, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। 154 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी एग्रीड टू कमिट द मर्डर सी बाय पॉइजनिंग and D was to procure poison but he did not procure it and A and B are guilty of। अब कह रहा है कि A and B जो है वो सहमति होते हैं कि हम C का जो है वो मर्डर करेंगे, कैसे करेंगे, तो पॉइजन दे करके, एंड डी वो और जो D है वो क्या करेगा, पॉइजन ले आएगा, ठीक है। बट ही डिड नॉट प्रोक्योर, लेकिन डी ने प्रोक्योर नहीं किया, नहीं लाया, वो ला के नहीं दिया क्या, पॉइजन, ए और बी को।
तो ए और बी इसमें कौन सा गिल्ट किए, तो इन्होंने गिल्ट किया अबेटमेंट का चढ़ाने को, डी को चढ़ाने का अबेटमेंट किया और साथ ही मर्डर की कॉन्स्पिरेसी बनाई सी के अगेंस्ट। ओके, तो ये जो है ये चार्जेस पे लगाए जाएंगे ए और बी पे। अब 155 जो बात करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू whom jurisdiction is the formal science of positive law। किसने बोला था कि जो jurisprudence है वो फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का, तो ये बोला था हॉलैंड ने। ठीक है, किसने बोला था? हॉलैंड ने। ओके, चलिए अब यहाँ पे 156 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं हमारे लॉ में और इन्फोर्स यानी पारित भी कराए जाते हैं, तो वो है लीगल। ठीक है ना, लीगल राइट। ओके, 157 यानी 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सनल राइट, पर्सनल राइट क्या होते हैं भाई? पर्सनल राइट अन अन इनहेरिटेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना पर्सनल राइट किसी दूसरे को दे सकते हो या कोई अब दूसरा अपना पर्सनल राइट तुमको दे सकता है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल राइट जो है वो नहीं चलता है। ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट है वो आप ही का रहेगा। आप ये कह दो कि लो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये तुम रख लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टॉट इन लॉ। अब टॉट में बहुत सारे ऐसे जो है वो एक्ट बताए गए हैं कि क्या चीज़ टॉट है, क्या चीज़ नहीं टॉट है, वो भी चीज़ को आपको जानना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो टॉट से रिलेटेड नहीं है। तो टॉट एक अनकोडिफाइड लॉ है, इसमें सेक्शन वगैरह नहीं है, सही बात है। अनलिक्विडेड डैमेज होता है, सही बात है। इसमें डिसाइड नहीं होता है कि कितना डैमेज किसको देना है, उसके नुकसान के अकॉर्डिंग डैमेज तय किया जाता है बाय द कोर्ट। फिर अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्रिजन हिल थ्योरी, ठीक है, प्रिजन हिल थ्योरी इसमें काम करती है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है आप जानते हो कि सिविल रॉन्ग है टॉर्ट, तो क्रिमिनल लॉ तो इसमें आएगा नहीं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है जो टॉर्ट से रिलेटेड नहीं है, तो डी जो है उसका बेस्ट ऑप्शन होगा। 159 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिजन हिल थ्योरी है, ठीक है, पिजन होल जो थियोरी है फॉर द लॉ ऑफ टॉट, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये सालमेंट के द्वारा दी गई थी। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, खास करके जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी या फिर कह लें कि जहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल होता है सिलेक्शन लेने में, ऐसे क्वेश्चन टफ भी पूछ दिए जाते हैं आपसे। अब 160 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉट, किसमें से टॉट नहीं है? मैंने बताया कि बहुत सारे जो एक्ट है उसको टॉट बोला गया है, इसमें से कौन सा जो है वो टॉट नहीं? तो डेफिनेशन टॉट है, बिल्कुल है। नेग्लिजेंस टॉट है, बिल्कुल है। नूशंस टॉट है, बिल्कुल है। लेकिन जो कल्पेबल होमिसाइड है, जिसको हिंदी में मानव वध कहते हैं, वो टॉट नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप ये जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं समझ में आए होंगे। इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए, ये जो आंसर है आपके दिमाग में रट जाएगा, आप आराम से कर ले जाओगे। बाकी के जो 40 क्वेश्चन और बचे लीगल के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आप करते रहिए, निराश नहीं होना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट समय में सॉल्व करना और एमसीक्यू लगाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसीलिए आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।